ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। जो आपने अभी देखा ये एक नंबर है जो इकोनॉमी का हाल बताता है। सिर्फ जीडीपी, स्टॉक मार्केट, जॉब्स और जॉबलेसनेस का डाटा ही नहीं होता, करेंसी का हाल भी इकोनॉमी की सूरत बताता है। और हमारी करेंसी गिर रही है और इस गिरती हुई साख को देखकर हिंदी के कवि नरेश सक्सेना की कविता गिरना की कुछ लाइन्स याद आती हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रही कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो, यानी चिट्ठियों में गिरो, लिफाफे में बचे रहो यानी आंखों में गिरो, चश्मे में बचे रहो यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में गिरो। यही सोचकर गिरा भीतर की औसत कद का मैं 5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा। लेकिन कितनी ऊंचाई थी कि वो गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। रुपया का भी गिरना अब खत्म नहीं हो रहा। और ऐसा क्यों है, इसको आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। रुपया इस लेवल पर पहुंचा कैसे और सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको लेकर क्या कर रही है, एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगी आज। हाय, मैं हूं रिया अग्रवाल। चलिए शुरू करते हैं। 2 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 89.88 पर क्लोज हुआ। 3 दिसंबर की सुबह 89.91 पर खुला और उसके कुछ ही देर में अपने ऑल टाइम लो लेवल 90.32 पर पहुंच गया। लेकिन एक और डाटा देखिए, रिपोर्ट्स में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिले हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए को 40 से 50 पहुंचने में लगे थे 10 साल और 10 महीने, फिर 50 से 60 पहुंचने में लगे थे 4 साल और 7 महीने, 60 से 70 पहुंचने में लगे थे 5 साल और 1 महीना, 70 से 80 पहुंचने में लगे थे 4 साल और अब 80 से 90 सिर्फ 3 साल और 2 महीने में पहुंच चुका है। यानी आप देख रहे हैं कि प्रति 10 रुपए की गिरावट में पहले के मुकाबले कम समय लग रहा है। और इसका कारण क्या हो सकता है और देश और जनता पर इसका क्या असर है, और इसको ठीक करने के लिए सरकार और आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए हैं। क्योंकि कुछ ही दिन पहले कुछ अच्छे जीडीपी के नंबर्स आए थे, महंगाई की रेट कम थी, हमारी इकोनॉमी तो मजबूत है ना, फिर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? जानते हैं, पहला है ट्रेड डिफिसिट यानी कि व्यापार घाटा। क्या होता है जब आप बाहर से सामान मंगवाते हैं और वो ज्यादा होता है यानी कि इंपोर्ट ज्यादा होता है, और बेचते कम है यानी कि एक्सपोर्ट कम होता है, तो आप पर इंपोर्ट बनाम एक्सपोर्ट में जो अंतर पैदा होता है उसे व्यापार घाटा कहते हैं। अक्टूबर 2025 में इंडिया का ट्रेड डिफिसिट एट रिकॉर्ड हाइट पर पहुंच गया था 41.7 बिलियन यानी कि 3.76 लाख करोड़। इसका मतलब है कि हमने सामान खरीदने में इतना ज्यादा फॉरेन करेंसी खर्च किया जितनी कमाई थी उससे ज्यादा। अब फॉरेन करेंसी में सबसे ज्यादा डॉलर ही इस्तेमाल होता है। अब अचानक से इतना इंपोर्ट क्यों बढ़ा? चमचमाते हुए सोने की वजह से। पिछले साल यानी अक्टूबर 2024 के मुकाबले गोल्ड का इंपोर्ट इस साल लगभग 2% से बढ़ा है। मतलब अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2025 में इंडिया ने 14.7 बिलियन यानी कि 1.32 लाख करोड़ डॉलर्स का सोना इंपोर्ट किया। वजह क्या थी? दिवाली का सीजन था, दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी, तो इन्वेस्टर्स ने सेफ रहने के लिए सोने में इन्वेस्ट किया। और आपको मालूम ही होगा कि जब हम डॉलर में सोना खरीदते हैं तो रुपया की डिमांड कम हो जाती है और रुपया कमजोर हो जाता है। अब अगला कारण है एफआईआई का बाहर जाना। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो बड़े विदेशी फंड्स होते हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 2025 में अभी तक यानी कि दिसंबर तक इन एफआईआई ने इंडिया में लाख करोड़ से भी ज्यादा निकाल लिए। पर वो पैसा निकाल क्यों रही हैं? क्योंकि इंडिया के स्टॉक्स की कीमत उनकी वैल्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इन्हें ओवुलेशन भी कहते हैं। दूसरी तरफ चाइना में गवर्नमेंट बिजनेस को खूब प्रोत्साहन दे रही है, बढ़ावा दे रही है, तो एफआईआई सोच रही हैं कि वहां ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। प्लस यूएस में ब्याज दरें अभी भी हाई है, तो वहां भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसीलिए वो पैसा यहां से निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। जब एफआईआई पैसा निकालते हैं तो उन्हें अपने डॉलर वापस चाहिए होते हैं।
इसीलिए वह रुपया बेचते हैं और रुपया की वैल्यू गिर जाती है। अगला कारण है यूएस इंडिया ट्रेड डील। आपको पता होगा कि यूएस और इंडिया के बीच एक ट्रेड डील की बात चल रही है। उम्मीद थी कि अमेरिका जो 50% तक का टैरिफ लगा रहा है इंडियन गुड्स पर, वो अब कम हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो डील फाइनल नहीं हुई है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है और डील में देरी होने से सीधे व्यापार में घाटा यानी कि ट्रेड डिफिसिट पर असर डालता है। ज्यादा ट्रेड डिफिसिट मतलब ज्यादा डॉलर की जरूरत है और इंडियन रुपीस फिर से नीचे, यह आपको अभी समझाया ही था। इसके साथ ही अगला कारण है एनआरआई का कम पैसा जमा करना। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, यानी वो इंडियंस जो बाहर रहते हैं। एनआरआई अपनी सेविंग्स इंडिया में भी रख सकते हैं, स्पेशल अकाउंट्स में। ऐसे एक तरीके से वो अपने डॉलर्स भारत में रखते हैं। लेकिन इसमें गिरावट आई। अप्रैल, जून, जुलाई 2025 में एनआरआई डिपॉजिट 4.7 बिलियन यानी कि 42,000 करोड़ के आसपास थी। ये साल 2024 वाली इन्हीं 3 महीनों में 5.8 बिलियन यानी कि 52,000 करोड़ से भी काफी कम है। क्यों? क्योंकि मुश्किल वीजा रोल और दुनिया में चल रही अनसर्टेनिटी को लेकर एनआरआई भी थोड़ा सा संभल गए हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगस्त 2025 में इंडिया ने पिछले 8 साल में सबसे कम पैसे विदेश में पढ़ाई पर खर्च किए हैं। इन सब ने रुपया पर एक प्रेशर बना रखा है। फिर अगला कारण आता है डॉलर। जैसे इंडिया में आरबीआई होता है, वैसे ही अमेरिका में होता है फेडरल रिजर्व। इस फेडरल रिजर्व ने वहां इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर हाई रखी हुई है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहां अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। इससे डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है और इमर्जिंग मार्केट करेंसी जैसा रुपया यहाँ सब वीक हो जाते हैं। आप जानते हैं इसका हम पर क्या असर पड़ता है? पहला तो ये कि इससे महंगाई बढ़ती है क्योंकि इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है। जब रुपया कमजोर होता है तो उतनी ही चीजें महंगी होने लगती हैं और हमें ज्यादा रुपयों की जरूरत होती है। इंडिया पेट्रोल डीजल के लिए इलेक्ट्रॉनिकली मशीनरीज, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी चीजों के लिए इंपोर्ट करके काफी ज्यादा उन पर निर्भर है। मतलब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इससे आम आदमी के लिए ग्रोसरी जैसी हर चीज कहीं ना कहीं काफी महंगी हो सकती है। इसे डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं। एक चीज की वजह से और चीजों पर असर पड़ने शुरू हो जाता है। दूसरा है फॉरेन एजुकेशन और ट्रैवल महंगा हो जाता है। इसे ऐसे समझते हैं कि जब रुपया 90 प्रति के रेट पर है और ऐसे में आपको 10,000 डॉलर की फीस भरनी है तो आपको 9 लाख देने होते हैं। लेकिन पहले जब रुपया 80 था तो वो सेम फीस 8 लाख में हो जाती थी, मतलब 1 लाख का एक्स्ट्रा बर्डन। ऐसे ही स्टूडेंट्स लॉस बढ़ जाते हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर भी बन जाता है। तीसरा असर है स्टॉक मार्केट पर भी उसका बहुत ज्यादा पड़ता है। जब रुपया कमजोर होता है तो एफआईआई पैसा निकाल रहे होते हैं तो मार्केट में बेचने का प्रेशर बनता है। 3 दिसंबर को सेंसेक्स 200 पॉइंट गिर गया था क्योंकि रुपया 90 के पार पहुंच गया। क्योंकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि रुपए के गिरने से स्टॉक मार्केट पर सीधा असर पड़ता है। अब ये तो हो गया रीजन एंड इफेक्ट, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? और सबसे जरूरी सवाल उठता है कि आरबीआई क्या कर रहा है, या यूं कहें कि आरबीआई क्या कर सकता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसका हिंदी अनुवाद करें तो हुआ संभल के तैरना। और यहाँ बात भी रुपए के तैरने की ही हो रही है। रुपए का रेट सीधे तौर पर मार्केट में डिमांड सप्लाई तय करता है, इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अगर रुपया बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा वीक हो रहा है तो आरबीआई कहता है कि मैं हूं ना, और वो ऐसे ही आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर बेचती है और रुपया खरीदती है। इससे रुपए की डिमांड बढ़ जाती है और उसका वैल्यू बैलेंस हो जाता है। लेकिन आरबीआई का गोल कोई लेवल तय करना नहीं है, जैसे 85 हो गया, 88 हो गया। उनका गोल है कि रुपए में बहुत ज्यादा या जल्दी उतार चढ़ाव ना हो ताकि बिजनेस और ट्रेडर्स प्लान कर सके। अब कितना उतार चढ़ाव करना है या कितना नहीं करना है, यह ज्यादा माना जाता है, यह हमें नहीं मालूम। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में रुपए के डेप्रिसिएशन पर बात की। उन्होंने कहा कि रुपया का गिरना स्वाभाविक है क्योंकि यह इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पर डिपेंड करता है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो लगभग
3 to 3.5% सालाना गिरावट होती है। आरबीआई किसी भी प्राइस को किसी भी लेवल पर टारगेट नहीं बनाता। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी उतार चढ़ाव हो वो नियंत्रित हो, अत्यधिक ना हो। मतलब 3 to 3.5% साल में रुपया कमजोर होना नॉर्मल होता है। लेकिन फिर मार्केट पैनिक क्यों हो रहा है? इस साल अब तक रुपया 4.6% गिर चुका है। ये 3.5 से तो ज्यादा ही है। ऐसे में गवर्नमेंट और आरबीआई क्या कर सकते हैं? क्या इसके कारण है? आरबीआई का जो रवैया है, आरबीआई का जो मकसद है, ये लेवल मेंटेन करना नहीं है। लेवल मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार अगर वो स्पिरल शुरू हो जाता है तो आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो आरबीआई का मकसद सिर्फ ये है कि हम वॉलेटिलिटी है जो है वो ट्रेड के लिए बहुत नुकसानदेह है, वो वॉलेटिलिटी को हम आपको कंट्रोल में रखें। तो इसीलिए आरबीआई ऑफर बाय डॉलर वो जाके फॉरवर्ड मार्केट में या स्पॉट मार्केट में आरबीआई इंटरवेंस करता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और इसीलिए वो वॉलेटिलिटी कम हो सकती है। और जहां तक हमारे रिजर्व है, अभी हमारे रिजर्व तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। करेंसी डेप्रिसिएशन करेगी तो उसका असर तो होगा ही मार्केट में। इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, आपके ऑयल इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। और अगर ऑयल महंगा होता है, अगर पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो हम 80% आयात करते हैं अपनी एनर्जीज नीड्स। आपको अगर ये महंगा होता है तो ये पूरी इकोनॉमी में फैल जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स लिंक्ड है, पावर सेक्टर्स लिंक्ड है, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स लिंक्ड है। पावर की तो जरूरत सबको होती है, ऑयल की जरूरत सबको होती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में सब ऑयल यूज करते हैं, डीजल ऑयल यूज करते हैं। तो जाहिर है देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस इन द सेक्टर्स। कुछ फार्म्स एब्जॉर्व कर लेती हैं, कुछ पास ऑन कर लेती हैं। इसीलिए इन्फ्लेशन में एक असर पड़ सकता है। अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो या बहुत ज्यादा रुपया गिर जाता है तो इसका इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग फायदा भी होता है, डिप्रिसिएशन में भी एक्सपोर्टर्स को ज्यादा फायदा होता है क्योंकि चीजें सस्ती हो जाती हैं, हिंदुस्तान की डिमांड बढ़ जाती है। सिचुएशन स्टिल चैलेंजिंग है, लेकिन इंडिया के कुछ फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हैं। आरबीआई के पास लगभग 700 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व है, लेकिन लगभग 11 महीने के इंपोर्ट्स कवर कर सकते हैं। अगर यूएस इंडिया ट्रेड डील इस महीने फाइनलाइज हो जाती है तो रुपये में रिकवरी आ सकती है। जानकार लोग दावा कर देते हैं कि अगर अमेरिका और इंडिया में समय रहते डील हो गई तो रुपया 86 to 88 प्रति के लेवल के वापस आ सकता है, क्योंकि आरबीआई का स्टैंड क्लियर है। ना ज्यादा हम गिरने देंगे और ना ज्यादा इसका लेवल को डिफेंड करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।